बहुत समय पहले की बात है। किसी जगह पर एक आदमी रहता था। वो न तो अमीर था और न ही गरीब। उसके 3 बेटे थे। बेटे बहुत खूबसूरत और सजीले जवान थे। वे लिखना पढ़ना सीख गए थे। बड़े होशियार और समझदार थे। वे अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते और बुरे लोगों से दूर रहते थे। सबसे बड़े भाई नजर की उम्र 21 साल की थी। मंझले भाई नौरोज की उम्र 18 साल की और सबसे छोटे भाई नादिर की उम्र 16 साल की थी। एक दिन पिता ने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। उनको अपने पास बिठाकर हर एक को प्यार किया, सर पर हाथ फेरा और फिर कहने लगा, मेरे प्यारे बेटों, मेरे पास कोई धन दौलत नहीं है। मेरे मरने के बाद जो कुछ तुम्हारे लिए बच रहेगा वो बहुत दिन नहीं चल सकेगा। तुम लोग अधिक की उम्मीद न रखो। तुम लोगों के लिए जो कुछ कर सकता था मैंने किया। मैंने तुम लोगों को 3 गुण दिए। पहला ये कि मैंने तुम लोगों को तंदुरुस्त और ताकतवर बनाया। दूसरा ये कि मैंने तुम लोगों को हथियारों से काम लेना सिखाया और तुम लोग महान सिपाही बन गए। तीसरा ये कि मैंने तुम लोगों को सिखाया कि किसी से नहीं डरना चाहिए और तुम लोग बहादुर बन गए। अब मैं तुम लोगों को 3 सलाह देता हूं और इन्हें सुन लो और हमेशा याद रखो। ईमानदार बने रहो, हमेशा परेशानी से दूर रहोगे। झूठ न बोला करो, तुमको शर्माना पड़ेगा। मेहनत से जी न चुराओ, आराम और सुख से जियोगे। बाकी सबकी चिंता तुम लोग खुद करो। मैंने तुम लोगों के लिए 3 घोड़े तैयार कर रखे हैं। कल बड़ा और ताकतवर घोड़े काठी पर सवार है। तुम्हारे थैलों में इतनी भोजन सामग्री भर दी है जो 1 हफ्ते के लिए काफी होगी। अब तुम लोग यात्रा पर चले जाओ। दुनिया में घूमो फिरो। दुनिया को देखे बगैर आदमी नहीं बन सकोगे। जो अपने भाग्य को आजमाता है यात्रा के बगैर नहीं रह सकता। मेरे बेटों, ये कहकर पिता उठा और चला गया। तीनों भाई यात्रा की तैयारी में लग गए। अगले दिन सुबह होते ही वे तीनों घोड़ों पर सवार होकर यात्रा पर चले गए। वे पूरा दिन रुके बगैर चलते रहे और अपने घर से बहुत दूर निकल गए। जब शाम हुई तो एक जगह आराम करने के लिए रुके। वे अपने घोड़ों से उतरे, बैठकर खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे। वो जगह बिल्कुल सुनसान और खाली थी। इसलिए भाइयों ने सोचा कि ये ठीक नहीं है कि हम तीनों एक ही साथ सो जाएं। बेहतर यही है कि रात को 3 हिस्सों में बांट लें और बारी बारी पहरा दें। उन्होंने ऐसा ही किया। सबसे पहले बड़ा भाई नजर पहरा देने लगा। बाकी दोनों लेट कर सो गए। नजर बहुत देर तक बैठा अपनी तलवार से खेलता रहा और चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए अपने भाइयों की नींद की रक्षा करता रहा। सारा माहौल गहरी नींद में डूबा हुआ था। अचानक एक तरफ से शोर सा सुनाई दिया। नजर तुरंत उठा और नंगी तलवार पकड़कर चौकन्ना खड़ा हो गया। ये तीनों भाई जहां रुके थे वहां से कुछ दूरी पर जंगल था और उसमें एक शेर अपनी गुफा में पड़ा हुआ था। इंसान की भूख लगने पर वो अब अपनी गुफा में से निकलकर खुले मैदान में आ गया था। शेर को देखकर नजर न डरा और न घबराया। उसे पक्का विश्वास था कि शेर से निपट लेगा। बस उसे इस बात की चिंता थी कि भाइयों की नींद खराब न हो, इसलिए वो एक तरफ को दौड़ पड़ा। शेर ने उसका पीछा किया। थोड़ी दूर जाकर नजर ने पीछे मुड़ते हुए शेर के दाएं पंजे पर तलवार मारी। जख्मी शेर दहाड़ता हुआ उस पर कूद पड़ा। नजर तेजी से एक तरफ हट गया और अपनी तलवार से शेर के बाएं पंजे पर जोरदार वार किया। शेर अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके एक बार फिर हमला करने की कोशिश करने लगा। नजर फिर तेजी से हट गया और इस बार उसने शेर के सर पर खींचकर तलवार मारी। शेर धड़ाम से गिर पड़ा और तुरंत मर गया। नजर शेर के ऊपर चढ़कर बैठ गया। उसने शेर की खाल में से एक लंबा सा टुकड़ा काटकर कुर्ते के अंदर अपनी कमर के चारों ओर बांध लिया। फिर वो अपने भाइयों के पास लौट आया और कुछ इस तरह अपनी जगह पर बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर के बाद नजर की पहरेदारी का समय खत्म हो गया। वो सोने लेट गया और फिर नौरोज पहरा देने लगा। उसकी पहरेदारी का समय बगैर
किसी घटना के बीत गया। अब तीसरे भाई नादिर की बारी आई। उसकी पहरेदारी के दौरान भी कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई। पहली रात इसी तरह गुजर गई और सुबह हुई तो तीनों भाई अपने घोड़ों पर सवार होकर फिर आगे चल पड़े। वो बहुत देर तक चलते रहे और एक लंबा रास्ता तय किया। सूरज डूबते समय वे एक ऊंचे वृक्ष के पास पहुंचे जो दृढ़ जमा हुआ था। उसके नीचे एक झरना था। भाइयों ने यही झरना के किनारे रात गुजारने का फैसला किया। झरना के करीब एक गुफा थी और उसके अंदर सांपों का राजा अजगर सुल्तान रहता था, लेकिन भाइयों को उसका कुछ पता नहीं था। उन्होंने अपने घोड़ों को पानी पिलाया, फिर वृक्ष से बांधकर उनको साफ किया, उनकी पीठ की मालिश की, उनके सामने चारा डाल दिया और फिर खुद खाना खाने बैठ गए। खा पी चुके तो उन्होंने आपस में तय किया कि पिछली रात की तरह आज भी वो बारी बारी सोएंगे और बारी बारी पहरा देंगे। इसलिए गुजरी रात की तरह मंझला और छोटा दोनों भाई लेट कर सो गए और बड़ा भाई नजर पहरा देने लगा। उसकी पहरेदारी में कोई खास बात न हुई। अब दूसरे भाई नौरोज की बारी थी। पहले दिन की तरह वो पहरा देने लगा। रात के अंतिम पहर में अजगर सुल्तान फुफकार मारता हुआ झरना की तरफ बढ़ा। नौरोज जरा भी नहीं डरा। इस विचार से कि भाइयों की नींद में बाधा न पड़े, वो उठकर झरना से दूर खुले मैदान की तरफ दौड़ा। इंसान की भूख लगने पर अजगर सुल्तान ने उसका पीछा किया। जरा दूर जाकर नौरोज रुक गया और अपनी तलवार से सांपों के राजा की दुम पर वार किया। तलवार की चोट से अजगर सुल्तान जमीन पर लोटने लगा। बहादुर ने तेजी से उसकी पीठ पर जोर से तलवार मारी। सांप बहुत जख्मी हो गया और तीसरे वार से उसने दम तोड़ दिया। नौरोज ने उसकी खाल में से एक लंबा टुकड़ा काटकर उसको कुर्ते के अंदर कमर के चारों ओर बांध लिया और वापस आकर अपनी जगह पर इस तरह बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर में उसकी पहरेदारी का समय खत्म हुआ और फिर नादिर की बारी आई। उसकी पहरेदारी का समय भी गुजर गया। सुबह हुई, तीनों भाई फिर यात्रा पर चले गए। वे ऊंचे नीचे पहाड़ों से गुजरते रहे, मैदानों से गुजरते। जब सूरज डूबने लगा तो एक छोटे टीले तक जा पहुंचे। वही रात गुजारने का इरादा करके घोड़ों से उतरे। रात अंधेरी थी क्योंकि आसमान पर बादल छाए हुए थे, इसलिए उन्होंने आग जला ली। फिर उन्होंने बैठकर खाना खाया। नियम के अनुसार दोनों भाई सोने लेट गए और सबसे पहले बड़ा भाई पहरा देने लगा। फिर उसकी जगह मंझले भाई ने ले ली। उसके बाद छोटे भाई की बारी आई। छोटा भाई नादिर देर तक बैठा पहरा देता रहा। चारों तरफ खूब अंधेरा छाया हुआ था, कुछ नजर नहीं आता था। इसलिए नादिर कान खोलकर लेकिन आंखें बंद किए बैठा रहा। कभी कभी आंखें खोलकर इधर उधर देखा और फिर आंखें बंद कर लेता था। एक दफा जो उसने आंखें खोली तो देखा कि आग बुझ गई है। ये अच्छा नहीं हुआ कि आग बुझ गई है, इसको फिर जलाना चाहिए, उसने सोचा। ये सोचकर वो टीले पर चढ़ गया। अचानक उसे एक तरफ बहुत दूर कोई प्रकाश टिमटिमाते हुए दिखाई दिया। वो तुरंत टीले से उतरकर घोड़े पर चढ़ा और उस तरफ को चल दिया। वो बहुत देर तक चलता रहा और आखिर एक अकेले मकान तक जा पहुंचा। वो घोड़े से उतरा और धीरे धीरे पंजों के बल चलता हुआ जाकर खिड़की से अंदर झांकने लगा। अंदर रोशनी थी। कमरे के बीचों बीच चूल्हे पर बर्तन में खाना पक रहा था और उसके चारों ओर कोई 20 आदमी बैठे आपस में बातें कर रहे थे। उन सब के चेहरे डरावने थे और आंखें फटी हुई थी। ऐसा लगता था कि ये लोग कोई साजिश किए बैठे हैं। ये तो डाकुओं का ठिकाना मालूम होता है। इनको यूं ही छोड़कर चला जाओ तो ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। किसी ईमानदार आदमी के लिए ऐसा करना ठीक नहीं है। चलो ऐसा करूं कि इनको मुझ पर विश्वास हो जाए और मैं मौका देखकर अपना काम कर जाऊं। ये तय करके उसने दरवाजा खोल और अंदर दाखिल हो गया। अचानक एक अजनबी आदमी को इस तरह आते देखकर डाकू चौंक उठे और अपने हथियार संभाल लिए। नादिर ने डाकुओं के सरदार से बात करते हुए कहा, हुजूर, मैं आपका एक छोटा सा सेवक हूं।
दूर दराज के एक शहर से आया हूं। अब तक मैं छोटे मोटे काम करता रहा हूं, लेकिन बहुत दिनों से मेरा इरादा था कि किसी समूह में शामिल हो जाओ, आपके जैसे किसी समूह में। अब अचानक मुझे हुजूर का पता लग गया और मैं यहां चला आया हूं। अब आप ही का सहारा है, कृपया मुझे अपने समूह में शामिल कर लीजिए। हुजूर, आप मेरी जवानी पर न जाइएगा। मैं बहुत से हुनर जानता हूं। मुझे सुरंगें खोदना, आग लगाना, चुपके से इधर उधर की बातें मालूम करना आता है। मैं जरूर आपके काम आऊंगा। नादिर ने सफाई से झूठ भरा कि डाकुओं के सरदार ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और कहा, तुमने बहुत अच्छा किया कि आए। आओ, बैठो। नादिर ने दोनों हाथ छाती पर रखते हुए झुककर सलाम किया और आग के करीब जाकर बैठ गया। खाना तैयार हो गया। सबने खाना खाया। उस रात डाकुओं ने राजा का खजाना लूटने का योजना बना रखा था, इसलिए खाने के बाद वे सब घोड़ों पर चढ़कर शाही महल की तरफ चले गए। नादिर भी उनके साथ चला। थोड़ी देर में वे राजा के बाग के सामने पहुंच गए और आपस में बातचीत करने लगे कि महल में किस तरह घुसा जाए। आखिर उन्होंने तय किया कि सबसे पहले नादिर दीवार पर से बाग में उतरेगा और चुपके से ये पता लगाएगा कि पहरेदार सो रहे हैं या जाग रहे हैं। अगर वे सो रहे होंगे तो बाकी सब डाकू एक एक करके बाग में उतरेंगे और फिर एक साथ महल में घुस जाएंगे। डाकुओं की मदद से नादिर बाग की ऊंची दीवार पर चढ़ा और वहां से छलांग लगाकर नीचे बाग में उतर गया। थोड़ी देर बाग के अंदर घूम फिरकर उसने मालूम किया कि पहरेदार सब गहरी नींद सो रहे हैं। बाग के अंदर एक तरफ दो बड़े बड़े पहियों वाली एक ऊंची घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। नादिर उसको खींचता हुआ लाया और दीवार के पास खड़ा कर दिया। फिर उस पर चढ़कर साथियों को बताया कि बहुत अच्छा मौका है। अपने सरदार के इशारे पर डाकू एक एक करके दीवार पर चढ़ने लगे। पहले डाकू ने ज्यों ही अपना पेट दीवार पर रखकर सर बाग की तरफ झुकाया, नादिर ने उसकी गर्दन पर तलवार मारी। उसका सर कटकर बाग में गिर पड़ा और नादिर ने उसके मरे हुए शरीर को खींचकर बाग में गिरा दिया। बाकी सब डाकुओं का भी यही हाल हुआ। फिर नादिर महल की तरफ चला। सावधानी से चलता हुआ सोए हुए चौकीदारों के पास से गुजरकर एक बड़े हॉल में दाखिल हुआ। हॉल में तीन तरफ तीन दरवाजे थे। यहां भी 10 लड़कियां पहरे पर तैनात थी, लेकिन वो भी सब की सब सोई पड़ी थी। नादिर चुपके से 3 दरवाजों में से एक में दाखिल हो गया। देखा क्या है कि एक बहुत ही सजाया हुआ कमरा है। दीवारों पर रेशम के पर्दे लगे हैं, जिस पर लाल रंग के खूबसूरत गुलाब के फूल बने हुए हैं। कमरे के बीच में चांदी के पलंग पर एक बहुत खूबसूरत लड़की सफेद चादर में लिपटी सो रही है। वो इतनी सुंदर है कि दुनिया का कोई भी फूल मुकाबला नहीं कर सकता। नादिर धीरे धीरे चलता हुआ उस सुंदरी के पास आया। उसके दाएं हाथ की उंगली से सोने की अंगूठी धीरे से उतारकर अपनी जेब में डाली और फिर वापस हॉल में आ गया। अब आओ, दूसरे कमरे का जांच कर ले। देखिए वहां क्या क्या रहस्य है, उसने अपने आप से कहा। यह सोचकर वो दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। ये कमरा पहले वाले कमरे से भी ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा सजाया हुआ था। हर तरफ दीवारों पर रेशम के पर्दे लटक रहे थे, जिन पर तरह तरह की चिड़ियों की तस्वीरें बनी हुई थी। कमरे के बीचों बीच चांदी के पलंग पर एक लड़की सो रही थी, जिसके हुस्न पर सूरज और चांद में लगातार बहस चल रही थी। सूरज कहता था कि उसने अपना हुस्न उससे लिया है और चांद कहता था कि मुझसे लिया है। उसके पलंग के पास कोई 9 से 10 नौकरानियां नींद में डूबी पड़ी थी। नादिर ने धीरे से जाकर पलंग पर सोई हुई सुंदरी की उंगली से अंगूठी उतारकर अपनी जेब में रखी और फिर वापस हॉल में आ गया। अब वो तीसरे कमरे की तरफ बढ़ा। तीसरे कमरे की सजावट पहले वाले दोनों कमरों से भी बढ़कर थी। उसकी दीवारें हल्के हल्के गुलाबी रंग के रेशम से सजी हुई थी। कमरे के एक पलंग पर 16 सहेलियों से घिरी हुई एक सुंदरी सो रही थी। उसका हुस्न ऐसा था कि सितारों की मालकिन शुक्र
सितारा एसहर भी उसकी गुलामी करती। नादिर ने धीरे से लड़की के दाएं कान की बाली उतार ली और कमरे से निकल आया। वो महल से निकाला, बाग से होकर दीवार को लांघकर बाहर गया और घोड़े पर चढ़कर वापस अपने ठिकाने की तरफ चला। वहां पहुंचा तो उसके भाई अभी तक सो रहे थे। नादिर अपनी जगह पर बैठ गया और अपनी तलवार से खेलता हुआ सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह हुई। तीनों भाइयों ने बैठकर नाश्ता किया। नाश्ते के बाद वे अपने घोड़ों पर काठी कसकर उन पर सवार हुए और आगे चल पड़े। कुछ देर चलकर तीनों बहादुर एक शहर में पहुंचे और एक सराय में जाकर उतरे। उन्होंने सराय के नीचे अपने घोड़ों को बांध दिया और चायखाने की तरफ चले। वहां वे चाय पीते हुए आराम करने लगे। इतने में सड़क पर एक ढिंढोरची ऐलान करने वाला आया और ऊंची आवाज से ऐलान करने लगा, ए शहर के निवासियों, कान खोलकर सुन लो। आज रात राजा सलामत के महल में एक अजीब घटना हुई है। महल के बाग में किसी ने 20 डाकुओं के सर काट दिए हैं और शहजादियों की एक एक सोने की चीज गायब हो गई है। राजा सलामत ने ये इच्छा प्रकट की है कि शहर के तमाम निवासी, चाहे वे बड़े हों या छोटे, इस भेद को खोलने में सहायता करें, ताकि ये मालूम हो सके कि वो कौन सा बहादुर है जिसने ये अनोखा काम किया है, जिसके हाथ दूसरे शहरों और देशों से आए हुए अजनबी ठहरे हों। वो उनको तुरंत दरबार में पेश करे। सराय के मालिक ने झट जाकर राजा को सूचना दी कि वे जल्दी से दरबार में पहुंचे। तीनों भाई उठे और शाही दरबार की ओर चले। राजा को सूचना दी गई कि 3 अजनबी आए हैं, तो राजा ने आदेश दिया कि उनको एक एक अलग अलग कमरे में ठहराया जाए और अपने मंत्री से कहा कि तुम उनसे बात करके भेद मालूम करो। मंत्री ने कहा, सीधे तरीके से पूछा जाए तो मुमकिन है वे कुछ न बताएं। बेहतर होगा कि उन्हें अकेला ही छोड़ दिया जाए और छुपकर उनकी बातचीत सुनी जाए। ऐसा ही किया गया। तीनों भाइयों के सामने दस्तरख्वान बिछाकर खाने की तरह तरह की चीजें रख दी गई। तीनों नौजवान खाना खाने लगे और साथ के कमरे में राजा और मंत्री बैठे उनकी बातें सुनने लगे। नजर ने कहा, हमें एक कोमल भेड़ का मांस खाने को दिया गया है, लेकिन मालूम होता है कि उस भेड़ को किसी कुतिया ने अपना दूध पिलाया है। नौरोज ने मेज पर सजे हुए अंगूर के मुरब्बे को देखा और कहा, यह बात तो बिल्कुल गलत है। ये बादशाह लोग कभी सच नहीं बोलते। मुझे तो इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि अंगूर के इस मुरब्बे से इंसान की भूख कैसे शांत हो रही है। नादिर ने नौरोज को देखा और कहा, हाँ, सच है राजा, सब भयंकर होते हैं। मुरब्बे में भी आदमी का खून मिला हुआ हो तो आश्चर्य की कोई बात नहीं। मैं भी एक बात पर हैरान हूं। थाली पर रोटियां इस कुशलता से एक कुशल रोटी बनाने वाला ही चुन सकता है। हां, ऐसा ही होगा, नजर ने कहा। हमको यहां इसलिए बुलाया गया है कि हमसे महल में होने वाले घटना का भेद मालूम किया जाए। हमसे जरूर पूछताछ की जाएगी। हम उनको क्या जवाब देंगे? हमें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, नौरोज ने राय दी। हम उनसे सच्ची बात कह देंगे। हां, अब यही समय है कि 3 दिनों की यात्रा में हम पर जो कुछ बीता है वो हम एक दूसरे को बता दें, नादिर ने कहा। इसलिए तीनों भाइयों ने अपना किस्सा सुनाना शुरू किया। सबसे पहले नजर ने अपनी कहानी सुनाई कि किस तरह उसने शेर से लड़कर उसको मार डाला और सबूत के तौर पर उसने शेर की खाल में से जो टुकड़ा काटकर अपनी कमर के चारों ओर बांध लिया था, उसे खोलकर अपने भाइयों के सामने रख दिया। फिर नौरोज ने अपनी आप बीती बताई और अजगर की खाल में से काटा हुआ टुकड़ा अपनी कमर से खोलकर भाइयों को दिखा दिया। अब नादिर की बारी आई। उसने तीसरी रात वाला सारा घटना बता दिया और इन चीजों को अपनी जेब से निकालकर दिखाया जिन्हें वो महल से ले गया था। राजा और मंत्री पर सारा भेद खुल गया, लेकिन भाइयों ने मांस, मुरब्बे और रोटियों के बारे में जो बातें कही थी वो उनके समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए उन्होंने सबसे पहले चरवाहे को बुला भेजा, जो तुरंत हाजिर हुआ। सच सच बता, राजा ने बड़े गुस्से से चरवाहे से कहा, तूने कल जिस भेड़ का मांस भेजा था,
क्या उसको किसी कुतिया ने दूध पिलाया था? चरवाहे ने कांपते हुए कहा, आप मेरी जान बख्श दे तो निवेदन करूं। बख्श दी तेरी जान, बता क्या हुआ था? राजा ने कहा। चरवाहे ने बताया, महाराज, मेरे घर में एक कुतिया थी जिसने बच्चे दिए थे। वो भेड़ के बच्चे ने दूध नहीं पीना चाहा, तो मैंने उसको कुतिया से दूध पिलाना शुरू कर दिया। मेरी भेड़ों का झुंड बड़ा था। ये बच्चा थोड़ा कमजोर था, इसलिए मैंने सोचा कि इसे बचा लूं। लेकिन जब भेड़ बड़ी हुई तो मैंने मांस का स्वाद अच्छा होने के लालच से उस भेड़ को काटकर उसका मांस आपके लिए भेज दिया था, क्योंकि मेरे पास वही एक भेड़ रह गई थी। बाकी सबको आपके नौकर पहले ही ले जा चुके थे। अब राजा ने माली को बुलवाया। जब वो हाजिर हुआ तब राजा ने गुस्से से पूछा, सच सच बता, क्या अंगूर के मुरब्बे में आदमी का खून मिला हुआ था? हुजूर, एक घटना हुई थी। अगर जान की माफी पाओ तो वो घटना बता दूं। माली ने जवाब दिया। बख्श दी तेरी जान, बता क्या हुआ था? राजा ने कहा। माली बोला, पिछले साल गर्मियों की बात है। मैंने आपके लिए सबसे अच्छे अंगूर बचा रखे थे। न जाने कौन रोज रात के समय आकर उनको चुराकर ले जाने लगा। मैं अंगूर की बेलों के नीचे छुपकर चोर का इंतजार करने लगा। अचानक एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। जब वो करीब आया तो मैंने लाठी खींचकर उसके सर पर मार दी। चोर वहीं मर गया। मैंने अंगूर की बेलों के नीचे ही एक गड्ढा खोदकर मरे हुए आदमी को उसमें दबा दिया। अगले साल अंगूर की बेल इस तरह बढ़ी और उन पर इतने अंगूर हुए कि खुदा की कसम, पत्तों से ज्यादा अंगूर के गुच्छे थे। लेकिन उसके स्वाद में जरा सा फर्क था, इसलिए मैंने ताजे अंगूर आपको न भेजकर उनका मुरब्बा बनवा लिया। इस तरह भाइयों के कही हुई दो बातें सच साबित हुई। रही तीसरी रोटियों वाली बात, तो वो भी बिल्कुल सही थी। थाली पर रोटियां खुद राजा ने अपने हाथों से चुनी थी। मालूम हुआ कि उसका पिता रोटी बनाने वाला था। राजा भाइयों के पास कमरे में गया, उनसे नमस्कार किया और फिर कहा, तुमने जो कुछ कहा था वो सच निकला है। इस वजह से तुम लोग मुझे और भी पसंद आ गए हो। अब मेरे आदरणीय बहादुर मेहमानों, मेरी तुम लोगों से विनती है, बताइए। भाइयों ने कहा, आपकी विनती अगर ठीक होगी तो मैं उसको जरूर पूरा करेंगे। राजा बोला, मेरी 3 बेटियां हैं और बेटा कोई नहीं है। तुम लोग यही रह जाओ। मैं अपनी बेटियों की तुम लोगों से शादी कर दूंगा। सारे शहर को दावत दूंगा। 40 दिनों तक सबको बुलाऊंगा, खिलाता रहूंगा। आपकी ये बात तो बहुत अच्छी है, नजर ने जवाब दिया। लेकिन हम बेटियों से शादी कैसे कर सकते हैं? हम न तो राजा के बच्चे हैं और न ही हमारे पिता कोई अमीर आदमी है। आपने अपनी दौलत राजपाट से कमाई है और हमने मेहनत करना सीखा है। राजा जोर देने लगा, ये ठीक है कि मैं पूरे एक देश का शासक हूं और तुम्हारे पिता ने तुम लोगों को अपनी मेहनत की कमाई से पाल पोस कर बड़ा किया है, मगर वो ऐसे बहादुर बेटों का पिता तो है। फिर वो किसी बात में मुझसे कम है। असल में वो तो मुझसे ज्यादा धनवान है। इसीलिए तो मैं, जो कि ऐसी लड़कियों का पिता हूं जिनके आगे दुनिया के बड़े बड़े राजा सर झुका चुके हैं, प्रस्ताव कर चुका हूं। तुम लोगों से ये प्रस्ताव कर रहा हूं कि मेरी बेटियों से शादी कर लो। तीनों भाई राजी हो गए। राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी तीनों बेटियों की उन तीनों भाइयों से शादी कर दी। सारे शहर में खुशियां मनाई गई। सारे शहर ने दावतें खाईं और यह सिलसिला 40 दिनों तक चलता रहा। तीनों भाई अपनी पत्नियों के साथ शाही महल में रहने लगे। राजा को नादिर से उसकी ईमानदारी के कारण सबसे ज्यादा मोहब्बत थी। एक दिन राजा अपने बाग में नल के किनारे एक ठंडी जगह पर सो रहा था। नादिर भी पास ही बैठा हुआ था और कोई नहीं था। अचानक नल से एक जहरीला सांप निकल आया जो राजा को काटने ही वाला था कि नादिर ने उसको देख लिया और अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। वो अभी तलवार को म्यान में डाल ही रहा था कि राजा की आंख खुल गई। नादिर को इस हालत में देखकर उसके दिल में संदेह पैदा हुआ। उसने दिल में सोचा, मेरी बेटी से शादी करके इसकी इच्छा और बढ़ गई है।
ये और भी लालची हो गया है। ये तो अब मुझको मारकर खुद राजा बनना चाहता है। राजा उठकर अपने मंत्री के पास गया और घटना उसको सुना दी। मंत्री बहुत दिनों से बहादुर भाइयों से ईर्ष्या करता बैठा था, बस मौके का इंतजार कर रहा था। अब मौका पाकर उसने राजा से उनकी खूब बुराई की। मेरी सलाह के बगैर आपने प्यारी बेटियों की शादी कर दी, मंत्री ने कहा। और ये लीजिए, आपका प्यारा दामाद आपको खत्म करना चाहता था। ये धूर्तता से किसी दिन आपका अंत ही कर देगा, देख लीजिएगा। राजा मंत्री की बातों में आ गया और उसने आदेश दिया कि नादिर को जेल में डाल दिया जाए। उसको पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया। नादिर की पत्नी, सबसे छोटी शहजादी, बहुत उदास हो गई। दिन दिन भर रोती रोती उसके गालों की लाली गायब हो गई। एक दिन वो अपने पिता के पास आई और उसके पैरों में गिरकर कहने लगी कि अपने दामाद को रिहा कर दीजिए। तब राजा ने आदेश दिया कि नादिर को जेल से निकाल कर लाया जाए। उसको राजा के सामने पेश किया गया तो राजा ने उससे बात करते हुए कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने धूर्त होंगे। तुमने मुझको मार डालने का इरादा कैसे कर लिया था? उसके जवाब में नादिर ने राजा को तोते का एक किस्सा सुनाया। वो किस्सा कुछ इस तरह था। किसी समय में किसी जगह एक राजा रहता था। उसके एक तोता था। राजा अपने तोते से इतना प्यार करता था कि तोते के बगैर उसे पल भर को भी चैन नहीं आता था। तोता अपने मालिक से मीठी मीठी बातें करता और उसका मन बहलाता रहता था। एक दिन उसने राजा से कहा, मैं अपने देश हिंदुस्तान में अपने माता पिता और भाई बहनों को छोड़कर आया हूं। मैं बहुत दिनों से पिंजरे में हूं। अब मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे 20 दिन की छुट्टी दीजिए। मैं अपने देश घूम आऊं। 6 दिन जाने में लगेंगे, 6 दिन लौटने में, और 8 दिन मैं अपने घर वालों, अपने माता पिता, भाइयों और बहनों के साथ रहूंगा। नहीं, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा, राजा ने कहा। तुम एक बार चले जाओगे फिर लौटकर नहीं आओगे और मेरा मन उदास हो जाएगा। महाराज, मैं वादा करता हूं कि लौट आऊंगा। आप मेरी बात का विश्वास मानिए। राजा राजी हो गया और उसने कहा, अच्छी बात है, मैं तुमको छुट्टी देता हूं, मगर सिर्फ 2 हफ्तों की। तोता कहने लगा, चलिए ठीक है, यूं ही सही, मैं किसी तरह 2 हफ्तों में वापस आ जाऊंगा। तोता पिंजरे में से निकला और दीवार पर जाकर बैठ गया। उसने सब लोगों को अलविदा कहा और तीर की तरह उड़ गया। राजा पीछे से उसको देखता रह गया। उसको विश्वास था कि तोता अब लौटकर वापस नहीं आएगा। तोता 6 दिनों में अपने देश हिंदुस्तान पहुंच गया और किसी तरह अपने माता पिता को ढूंढ लिया। बेचारा इतना खुश था कि कुछ न पूछिए। इधर उधर घूमता, कलाबाजियां खाता, चीखता चिल्लाता, जंगल की हरियाली में मन भरकर नहाता। वो कितने ही प्यारे रिश्तेदारों और दोस्तों के यहां मेहमान बना। उसको पता भी न चल पाया कि किस तरह 8 दिन गुजर गए और फिर दोबारा पिंजरे में जाने का समय आ गया। 6 दिन आने में लगे थे, 8 दिन उसने घर गुजारे और अब 6 दिनों से जाने में लगेंगे। इस तरह उसका सारा समय पूरा हो जाएगा, यानी 2 हफ्ते की छुट्टी जो राजा ने दी थी। बेचारे तोते का अपने माता पिता, भाई बहनों से दोबारा अलग होने को मन नहीं चाहता था। खुशी के दिन पलक झपकने में गुजर गए थे और उदासी के पहाड़ जैसे दिन शुरू हो रहे थे। उसके सब दोस्त, रिश्तेदार इकट्ठा हो गए। उन सबको तोते पर बहुत दया आ रहा था। सब उसको यही समझा रहे थे कि अब उधर लौटकर मत जाओ। लेकिन तोते ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं वादा कर चुका हूं। वादा तोड़ना कैसे करूं? अरे, तुम भी क्या बातें करते हो? एक तोते ने कहा, भला तुमने कभी किसी राजा को अपना वादा पूरा करते सुना है? तुम्हारा राजा अगर न्यायप्रिय होता तो वो तुमको 14 साल तक पिंजरे में रखने के बाद क्या सिर्फ 2 ही हफ्तों की छुट्टी देता? क्या तुम इस दुनिया में इसलिए आए हो कि पिंजरे में रहो? किसी का मन बहलाने के खातिर अपनी आजादी को हाथ से न जाने दो। राजा के अच्छे काम कम और बुराइयां ज्यादा है।
राजा के और शेर के करीब रहना मूर्खता भी है और खतरनाक भी। लेकिन तोते ने किसी की बात न मानी और लौटने के लिए तैयार हो गया। तब उसकी मां ने उससे कहा, तुमने जो लौटने की ठानी ली है, तो मेरी एक बात सुनो। हमारे यहां एक तरह के फल होते हैं, अमृत के फल। कोई बूढ़ा उनको खाएगा तो एकदम जवान हो जाएगा। तुम इन फलों में से कुछ ले जाकर अपने राजा को देना और उससे विनती करना कि तुमको पिंजरे से आजाद कर दे। मुमकिन है उसके दिल में न्याय जाग उठे और वो तुमको आजाद कर दे। सब तोतों ने उसकी हां में हां मिलाई। तोता तुरंत जाकर अमृत के छोटे छोटे 3 फल तोड़ लाया। तोते ने उन फलों को ले लिया और सबको अलविदा कहकर उत्तर की तरफ उड़ चला। उसके सब प्यारे और दोस्त उम्मीद भरी निगाहों से पीछे से उसको देखते रह गए। 6 दिनों में वो अपनी जगह पर पहुंच गया। उसने अपने लाए हुए फल राजा को दिए और उनकी विशेषता बताई। राजा बहुत खुश हुआ और तोते को आजाद कर देने का वादा कर लिया। उसने अमृत का एक फल अपनी पत्नी को दे दिया और बाकी 2 खुद खाने की इच्छा से प्याली में अपने पास रख लिए। उधर लालच और गुस्से से मंत्री का दिल डगमगा उठा और उसने योजना बदलने की इच्छा से जल्दी से राजा के पास जाकर कहा, महाराज, ये फल किसी प्रयोग के बाद खाने लायक साबित होंगे, तो आप इनको खा लीजिएगा। जरा देर से खाने में कोई बुराई नहीं। मंत्री की बात राजा को पसंद आई। मंत्री ने राजा की आग बचाकर फलों में तेज असर जहर मिला दिया। फिर उनको आजमाया। 2 मोरों को लाकर उनसे ये फल चखवाए गए। मोर वही गिरकर मर गए। देखा आपने, मंत्री ने कहा, इनको अगर आपने खा लिया होता तो आपका क्या हाल होता? बस, मैं भी मर जाता, राजा ने बड़े ही दुख के आलम में जवाब दिया। उसने तुरंत गुस्से से तोते को पिंजरे से निकाला और उसकी गर्दन मरोड़ दी। बेचारे तोते को राजा से यही इनाम मिला। इस घटना के बाद कुछ दिन गुजर गए। एक दिन राजा को एक बूढ़े पर गुस्सा आ गया और उसने बूढ़े को मौत की सजा सुना दी। अमृत का जो एक फल बचा हुआ था, उसको राजा के आदेश पर बूढ़े को खिलाया गया। बस फिर क्या था, देखते ही देखते बूढ़े के सर पर फिर से काले काले बाल हो गए, मुंह में नए दांत निकल आए, आंखों में जवानी की चमक पैदा हो गई और 70 साल का बूढ़ा एकदम 20 साल का नौजवान बन गया। अब राजा को पता चला कि उसने नाहक तोते की जान ली थी, लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था। यह किस्सा खत्म करके नादिर ने राजा से कहा, अब मैं आपको वो घटना सुनाता हूं जो उस समय हुई थी जब आप सो रहे थे। ये कहकर वो बाग में गया और जिस सांप को उसने तलवार से 2 टुकड़े कर दिए थे, उसके दोनों टुकड़े उठा लाया। राजा अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हुआ और नादिर से माफी मांगने लगा। नादिर ने राजा से कहा, हुजूर, हम भाइयों को आज्ञा दीजिए कि हम अपने देश, अपने घर चले जाएं। मालूम होता है कि राजाओं के साथ भलाई और शांति से रहा नहीं जा सकता। राजा ने बहुत विनती की, बहुत हाथ जोड़े कि मत जाओ, लेकिन तीनों भाई राजी न हुए। हम दरबारी बनकर शाही महल में नहीं रह सकते, उन्होंने कहा। हम तो अपनी मेहनत के सहारे पर जिएंगे। तब फिर मेरी बेटियां तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी, ये अपने घर रहेंगी, राजा ने कहा। नादिर ने कहा, ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो यही सही। राजा ने दुखी मन से उन सबको जाने की आज्ञा दे दी। तीनों बहादुर जवान अपनी पत्नियों के साथ अपने पिता के घर लौट आए और अपनी मेहनत से कामकाज करते हुए बड़े आराम और शांति से जिंदगी गुजारने लगे।